अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर एपिसोड में कोई नई पर्सनालिटी, हर दफ़ा कोई ना कोई नई पर्सनालिटी होती है और कहा यह जाता है कि जब आप किसी नए मेहमान से मिलते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने का मौका आपको भी मिलता है। बीइंग अ होस्ट मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है उसको, और कहते हैं कि गलती वो हमेशा करता है और गलती कर करके ही सीखता है। लेकिन अगर आपको कोई सीख देने वाला हो और आपके अंदर बर्दाश्त का मादा हो तो उसको बर्दाश्त करके सुने कि उस इंसान ने अगर वो एक गलती की थी तो वो क्या गलती थी, उससे उसने क्या सबक हासिल किया, और सबक हासिल करने के बाद जो वो आपको रीज़न बताएगा कि मैंने क्यों किया और उसके बाद मुझे कितने बुरे नताइज उसके बरामद हुए, तो आपको अक्लमंदी यही है कि उस चीज़ को फिर आप अटैम्प्ट ना करें। हमारी ज़िंदगी में एक फुकदान ये है कि हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को दोबारा अटैम्प्ट करते हैं जो कि गलत होती हैं या सही नहीं होती हैं। और एक चीज़ और कि ज़िंदगी में हम जब बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई परदेसी भाई हमारा चैनल पर आता है या हमसे बात करता है या आपसे मिलता है तो उसका मज़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जी, आज जो सिंगर मेरे पास मौजूद हैं यूएसए से आए हैं, आसिफ सिद्दीकी इनका नाम है। और आसिफ भाई को खुशामदीद करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं, सिंगर भी हैं, और क्या क्या करते हैं ये उनसे मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आप आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कहेंगे वेलकम टू द पाकिस्तान, वेलकम टू वीनस टीवी एज वेल, कि आप आए और चार नहीं 8-10 चांद लगा दिया आपने मेरे शो को। तो इसके लिए अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले हम परदेसी बाबू से देसी होकर बात करेंगे, इजाजत है आपकी? डेफिनेटली, जाहिर है पूरी जिंदगी जो है यहीं पे इसी मुल्क में गुजरी है। सही। और कुछ सालों से जाहिर है मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन बहरहाल जाहिर है जो आपकी जड़ें हैं वो इसी मुल्क से हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरह से आप सवाल करेंगे बिल्कुल देसी बन के बात करेंगे आपके बिल्कुल साथ। जी। और मैं आसिफ भाई के बारे में पहले भी आपको एक चीज बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं कि आप बाद में ये ना बोलें कि बताया नहीं था। और आपको पता है कि मैं कोई चीज आपसे नहीं छुपाता कि आसिफ भाई से जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, नहीं ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी, तो ही इज अ वेरी लविंग पर्सन। मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनसे, लग ही नहीं रहा कि ये मुझसे, ऐसा लग रहा है हम फ्लाइट में साथ आए थे। ऐसे ही आसिफ भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आसिफ भाई सबसे पहली बात, जिंदगी बहुत हसीन होती है जिंदगी, ठीक है, लेकिन आपकी जो जिंदगी का एक टाइम होता है जिसमें आप 9th और मैट्रिक में होते हैं, बड़ा कोई शहाना अंदाज होता है आपकी जिंदगी का। आप पायलट होते हैं, आप कैप्टन होते हैं, आप सुबह जहाज से जाते हैं, शाम में हेलीकॉप्टर से वापस आते हैं, लेकिन इन लास्ट अम्मी उठाती कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, नीचे वैन आने वाली है, देर ना हो जाए। तो हम उस जिंदगी से आसिफ को जानेंगे कि आसिफ कैसे थे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आसिफ जो थे वो बचपन में गुस्से वाले थे, मोहब्बत वाले थे, शाय थे, या फौरन रिएक्शन देते थे? देखें, मिला जुला कुछ रुझान था मेरी जिंदगी का। 9 से थोड़ा सा और पहले चलेंगे, बहुत अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई थी, तो उसमें यह कि फिर मैं थोड़ा शाय किस्म का, वैसे जो कहना चाहिए एक बच्चा था। जब मेहमान आते थे तो मैं छुप जाता था, अम्मी कहती थी भाई सलाम दुआ करो, फिर मैं सलाम दुआ करता था, उसके बाद मेरे पास मौजू ख़त्म हो जाते थे, तो और सर झुका के मैं बैठा रहता था। फिर बाद में मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया, फिर जब मैं 9th में आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारूंगा तो मैं कभी भी कामयाब नहीं रह सकता, और लोग हमेशा मुझे डिक्टेशन देंगे और मैं इससे सुनता रहूँगा। तो 9th क्लास में आके फिर मैंने पहली दफ़ा स्टेज पे गाना गा दिया। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल। और जब मैंने वो गाना गाया, बड़ा पजीराई मिली लोगों से, और मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तुम परफॉर्म करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो बस वहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। हर बंदा जो है अपनी लाइफ में 9th मैट्रिक की फेयरवेल जो होती है उनसे स्टार्ट करता है, तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो बहरहाल फिर थोड़ा फिर मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू किया। फिर ये कि मैंने टीवी कमर्शियल्स किए मैंने काफ़ी, और 7-8 टीवी कमर्शियल्स किए मैंने। पेपर मॉडलिंग की, एक टीवी कमर्शियल जो मैंने लास्ट में किया था ब्लीच क्रीम का था, बड़ा ही ये नहीं कहना चाहिए अनकॉमन सा ऐड था, गोरी गोरी, तो बड़ा एक स्लोगन सा बन गया, अक्सर लड़के लड़कियों को गोरी गोरी कह रहे। वो जो आप तीर वो ब्लाइंड के पीछे वही थे आप, वो गोरी। जी मैं बिल्कुल वही था। ये मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना ऐड है असल में। वो थोड़ा सा ऐसा ऐड था कि वो मेरे ख्याल से उसको सेंसर होना ही चाहिए था हल्का फुल्का, तो सेंसर हो गया। तो बहरहाल उसके अंदर वही जो प्लॉट थे, 2-3 प्लॉट बने थे, जो ऐसा प्लॉट था टीवी लगाने वाला वो लगा, और उसके बाद वो काफ़ी मशहूर हुआ था वो। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, वो जो मुझे वो ब्लाइंड से याद है, वो गोरी गोरी। जी हाँ, तो बिल्कुल, अच्छा वो वही है। एक बात मैं आपको बोलूंगा आसिफ भाई Please। कि जिस दौर में उसको सेंसर हुआ वो, जी। उस वक्त तहजीब बहुत थी, बिल्कुल सही कह रहे लोगों हैं। के अंदर बड़े छोटे का फर्क था कि जी। बड़े के सामने ये चीज नहीं देखनी है, ये चीज बिल्कुल इज्जत बहुत थी उस बिल्कुल वक्त। सही तो कह रहे हैं। उस टाइम पे तो सेंसर बनता था, और अब अगर सेंसर करते तो कहते आपको सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है कि आपने क्यों सेंसर किया ये? जी हाँ बिल्कुल। आप देखें, बहुत अच्छी आपने बात कही। वाकई मैं इवन मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ था कि यार ये इसने क्या किया यार, इतने अच्छे मेरे शॉट थे। इवन वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी जिसके साथ वो मैंने ऐड किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि वो उसके साथ मेरे को शूट्स टीवी पे, शॉर्ट्स टीवी पे आते। लेकिन जब वो नहीं आया और बाद में जिस तरह से आप बोल रहे हैं, वाकई तो उस जमाने में बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखा जाता था, और नहीं आया तो नहीं आया, कोई मसला नहीं। बहरहाल वो बगैर उसके भी बहुत ज्यादा एक सुपर डुपर हिट मतलब अभी मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि ये ऐड जो है, मैंने उस वक्त तो टीवी पे नहीं देखा, जी जी। लेकिन कुछ चीजें रिकॉल होती हैं बार बार, जो आपका जो नेशनल टीवी है उसकी चीजें कुछ रिकॉल्स हो रही थी आपके सोशल मीडिया पर। तो ये गोरी गोरी मैंने वहां देखा था, और कंपैरिजन किया गया कि वहां पर सिर्फ जो आज का एक दौर है उसमें सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं किया जाता। लड़का भी था वहां पर, मोहब्बत भी दिखाई गई, सब कुछ था, जी हाँ बिल्कुल, सब कुछ डिटरमिनेट होता था, लेकिन आपके फीचर्स के थ्रू अब प्रोडक्ट को एनहांस भी किया। बिल्कुल यही चीज है। तो वो दौर याद आता है? बहुत ज्यादा याद आता है बिकॉज डेफिनेटली बड़ी मोहब्बतें थी उस जमाने में, और वाकई बड़ा अच्छा लगता है वो जमाने को याद करके। अच्छा, उस टाइम पर ये होता था कि दाल अगर आपके घर पे बनी है तो उस पे भी मोहब्बत की दावत हो जाती थी, बहुत खुशी से लोग जाते थे। और आजकल तो अगर कोई लग्जेरियस डिशेस आपके घर पे नहीं होती, या आपके ड्रेसेस लग्जेरियस नहीं होते कि आप सामने वाले को वेलकम करें, तो लोग उसके घर में क्या जाना, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में लोगों ने अब थोड़ा सा इस उनका यानी जो कहना चाहिए पैमाना है जरा डिफरेंट हो गया। वाकई लोगों का एक मोहब्बत हो चुके हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम मोहब्बत को छोड़कर दुनिया को खुश करने लगे हैं। रब को, हम रब से ज्यादा नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। हालांकि अगर हम रब के ताबे हो जाएं तो दुनिया में हमें कामयाबी की कहते हैं ना कि मिसाल बना दें। डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी एग्जांपल दी वाकई आपने। अभी को ये बात सच है। ठीक है, सबसे पहले आसिफ भाई, इतनी अच्छी उर्दू कैसे है? मतलब कुछ लोग साल रह कर आते हैं, उनकी तो उर्दू में खड़ के आऊंगा आ जाएगा, तो ये उर्दू कैसे इतनी अच्छी मेंटेन है? यार मसला है, बड़ा देसी सा आदमी हूँ यार। बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब यहाँ पाकिस्तान में भी था तो मैंने बड़े सैचुरेशन लेवल देखे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स की हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक डाउन टू अर्थ बंदा था, हमेशा से। और इवन मुझे लोग बोलते भी थे कि यार यानी ये बंदा कंट्री हेड है, और यानी किस तरह से इसकी इंटरेक्शन बिल्कुल यानी किसी वर्कर के साथ उसकी टेबल पे ही बैठ जाएगा और उससे बात कर रहा होगा। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती थी कि मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे, जो सच्ची बात है। और यकीन करें मैं उसी वजह से ब्लेस्ड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। आसिफ भाई, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब आप दुनिया से जाते हैं तो माल दौलत अब सब पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं। सही है। आपके साथ दो चीजें जाती हैं कब्र में, एक आपका कफन, एक आपका नामाए माल। सही है। वो अगर आप ग्रीन लेकर जाते हैं तो फिर आगे सही बात, आपकी हर चीज आसान होती चली जाती है। हमारे यहाँ पर एक जो गर्दन में सरिया आ जाता है ना, जिसको तकब्बुर कहा जाता है, वो आपको दलदल में धकेलता है, ऐसे दलदल में जिसका फ्लेवर तो आपको दुनिया में बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आखिरत में जहन्नुम आपका इंतजार कर रही होती है, जिस चीजों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि जो मगरिब का कल्चर है वो हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि जो मगरिब में चीजें दिखाई जाती हैं वो हमारी मुल्क की भी चीजें नहीं है। जैसे कि बीइंग मैं पाकिस्तानी अगर बात करूं तो बाहर जैसे आप शिकागो में रहते हैं, ठीक है जी, तो शिकागो में बच्चों को दूर कर दिया जाता है, माँ बाप की एक डे मनाया जाता है जिसको मदर डे या फादर डे कहते हैं। हमारे यहाँ एवरी डे इज अ मदर डे, एवरी डे इज अ फादर डे, ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल। आप शिकागो में रह रहे हैं तो वहां पर भी आप तो हैं पाकिस्तानी ना, तो वहां पर भी आप सेलिब्रेट करते हैं एवरी डे, या आप भी एक एक दिन मनाते हैं? मैं जिस तहजीब से और जिस खानदानी कदरों से यानी बिलोंग्स करता हूँ, तो डेफिनेटली वो हर डे फादर डे, हर डे मदर डे। और डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ, जब ज़ाहिर वो शिकागो के ही हैं, आई मीन अमेरिका के ही हैं, तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि देखो बेटा, इनके साथ मसला है कि जब इनका बच्चा 18 साल का होता है तो ये उसको आगे बढ़ा के ये कहते हैं कि अब तुम इंडिविजुअल खुद अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो वो उसको जब उस वक्त बाहर निकाल देते हैं अपने घर से, तो फिर बाद में क्या होता है, एक मकाफात अमल का प्रोसेस आता है, और वो फिर उनको फिर ओल्ड एज में डाल देते हैं जब वो किसी काबिल होते हैं।
तो मैंने उनको यही समझाया कि बेटा देखो, हमारी जो ख़ानदानी कदरें, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो ये नहीं हैं, बिल्कुल वो ये नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप माँ बाप जब आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो और आप जब किसी काबिल होते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ रिटर्निंग फेवर। आप उनको फिर अपने तौर पे फिर जो कुछ उनको अच्छा खुश करने के लिए कर सकते हो वो करो, क्योंकि अल्लाह भी उससे खुश होता है कि आप अपने माँ बाप की, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं उस एज में जब वो यानी आपके डिपेंडेंट हैं। सही बात। और यही चीज मैं बोलूंगा ऑन स्क्रीन भी कि ये है पाकिस्तानी कल्चर, ये है पाकिस्तानी बंदा, चाहे हम शिकागो में रहें, यूएसए रहें, या हम यूके में रहें, हम कहीं भी रहें, हम पाकिस्तानी और हम अपने कल्चर को नहीं भूलते। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है ये चीजों को। अच्छा जी, अब हम चले, हम जल्दी से छलांग मार के जवानी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपसे इतनी मजे की बातें हो रही कि वो ज्यादा बेहतर है कि हम बचपन छोड़ दें, हम वहां की बातें करें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि जब आप पाकिस्तान के, मतलब जब आपके ग्रोइंग एज थी, जब आपने जॉब की, तो कुछ याद है कि पहली जॉब किस उम्र में की? बिल्कुल याद है। तकरीबन मेरे ख्याल से 21 इयर्स होंगे जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की। और वो जॉब भी मैंने ऐसे की कि मैं कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और कुछ टोफल अमेरिका जाने के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ। तो बेसिकली उस वहाँ पे मुझे एक सेंटर में मुझे वो एग्ज़ाम देना पड़ा, और वो मैंने एग्ज़ाम फिर फ्लाइंग कलर से क्लियर किया, फिर वो मुझे जॉब मिली। सही। तो वो जॉब बहुत स्ट्रगलिंग थी, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी, और मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया था उस जॉब को करते हुए। लेकिन मैंने अपने आप को ये कहा कि यार आसिफ, ये तुमने जॉब खुद जो है ना अपनी जो है मेहनत से, अपनी जो है क्या कहते हैं एबिलिटीज से ढूंढी है, इसको कंटिन्यू करो। फिर मैंने 1 साल के अंदर ही मैंने अपने आप को बड़ा ग्रो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस कंपनी में फिर 10 साल रहा। यानी इवन मैं 1 साल के लिए अपने आप को ये सोच कर आया था कि मैं बस स्टार्ट करूँगा और फिर जंप लगाऊंगा, फिर मैं फिर आगे से आगे चला जाऊंगा। लेकिन उसी कंपनी में मैं आगे से आगे जाता रहा। फिर उसके बाद ये कि 96 में फिर मैं दुबई चला गया। तकरीबन 5 साढ़े 5 साल मैं दुबई में रहा। वहाँ का अपना जो एक लेजन ऑफिस था उसको फिर मैंने चलाया वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये कि फिर मैं वापस आया तो मैंने अमेरिका की 5 लेजन ऑफिस को एज ए कंट्री हेड मैंने यहाँ पे काम किया। तो वही मैं बता रहा था कि यानी आप अगर कहना चाहिए वो जो सरिया वाली बात आपने की थी, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं और आप लोगों से दुआएं लेते रहते हैं तो फिर डेफिनेटली अल्लाह भी खुश होता है, और फिर डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं। और कहते हैं कि जब आपसे कोई पोस्ट में बड़ा होता है, या आप कहते हैं ना कि ओहदे में बड़ा होता है, तो वो फिर उसको पैसा मैटर नहीं करता है, उसको दिल को नरम खुदा ही करता है। और वो कब नरम करता है? जब आपके पीछे दुआओं वाले हाथ होते हैं। डेफिनेटली। तो वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात आसिफ भाई कि आप इस चीज को एग्री करते हैं कि दुआ बहुत बड़ी चीज है। 100% देखें ना, यानी मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग डेफिनेटली उस ज़माने में थे जब मैं कंट्री हेड कंपनीज को कर रहा था अमेरिका की। डेफिनेटली इसमें मेरी माँ की बहुत ज़्यादा दुआएं थी उसके अंदर, डेफिनेटली उसके अंदर थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा काबिल था। मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल जो है फील्ड में मौजूद थे, लेकिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश की भी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उसके अंदर सबसे अच्छा एक वर्ड जो है ना, जो कहते हैं ना लोग कि यार वो तो सेल्फ मेड है। मैंने अपने तौर पे मेहनत की बहुत ज़्यादा, और कोशिश यही की कि जो कुछ भी मैंने किया अपनी मेहनत और बलबूते पे किया। लेकिन मैं सेल्फ मेड वर्ड कभी यूज नहीं करता, वो अल्लाह मेड ही होता है। बिल्कुल ऐसी चीज है, क्योंकि अल्लाह ताला का अगर कहते हैं ना कि रहमत ना हो आपके सर पर, वाकई में। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि अल्लाह ताला की रहमत हर इंसान के साथ होती है। वो तो उसको भी अता करता है जो उसको नहीं मानता, डेफिनेटली उसको भी भूखा नहीं सुलाता। अगर सुलाता, कहते हैं ना कि वो अगर भूखा सो गया, सुबह उसका इंतजाम हुआ होता है। तो अल्लाह ताला हर एक से प्यार करता है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि वाकई में आप जिसके साथ माँ की भी दुआ होती है ना, तो इंसान जिंदगी में आगे जाता है। मैं छोटा सा एक दफा पाकिस्तान इंडिया का कोई क्रिकेट मैच आ रहा था, मेरे बेटे ने मुझे कहा, बाबा हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह मियाँ ने हमारी दुआ नहीं सुनी, इंडिया जीत गया। तो मैंने उनको बोला, बेटा मसला है कि अल्लाह जो ना रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। सही बात, सुभान तो अल्लाह। वही वाली बात आपकी जो मैंने उसको कंटिन्यू करने के लिए ये एग्जांपल दी कि ज़ाहिर अल्लाह सबको देता है, और बिल्कुल नहीं, अल्लाह की रहमत हर किसी पे, उसमें कोई तफरीक नहीं है किसी किस्म की। बिल्कुल जी। और यही बात आज ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं। बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं। और क्योंकि हम जवानी तक पहुंच गए, अब आसिफ भाई से पूछेंगे कि जवानी हो और फिर आपकी शादी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसको पूछेंगे कि भाभी को कैसे प्रपोज किया। तो ये जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।
अभी जनाब वेलकम बैक। और प्रोग्राम में जैसे कि हम ब्रेक पर जाते हुए आपको कह के गए थे कि हम आसिफ भाई से पूछेंगे कि जब आपकी वो एज आ गई कि जब शादी होना, इस घर वाले कहते हैं ना कि बातें कैसे आइयाँ शुरू हो जाती हैं, आसिफ बड़ा हो गया, अब इसके लिए इसके हाथ पीले करो या इसके लिए लड़की ढूंढो। तो आसिफ भाई लड़की जो थी वो आपने खुद ढूंढी या घर वालों ने ढूंढी आपके लिए? बड़ा कहना चाहिए मज़ाहिया जवाब देता हूँ इसका। और वो ये कि लोग जो अक्सर पूछते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो मैं उनको कहता हूँ 100% अरेंज है, लेकिन मेरी और बेगम और मैंने मिलकर अरेंज की थी वो। अच्छा, जबरदस्त नहीं, ये बड़ा ही फनी सा आंसर है बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, इनोसेंट होकर अरेंज करवाई थी कि नहीं आप चले जाएं मुझे मसला नहीं है, या एक था कि नहीं मैं रोने, और वो एक मजनू वाला सीन था? नहीं, मेरे घर वाले हमेशा से बड़ा अंडरस्टैंडिंग थे और मेरी माँ बड़ी लविंग थी वाकई, तो उनको बड़ा यानी इस चीज़ का ख्याल था कि नहीं जो भी बच्चों की ख्वाहिश है उसको टाइम से पूरा किया जाए। तो बहरहाल ये तो एक लाइफ टाइम डिसीजन होता है। तो मैंने देखा, फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, तो इस तरह से हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला आपका और भाभी जी का, ठीक है, तो ये लव एट फर्स्ट साइट था या आपने पहले बोला था, उन्होंने पहले बोला था, या उन्होंने आपने जैसे प्रपोज किया हो, जो भी नाम था उनका, ठीक है, समरीन नाम, डॉक्टर समरीन, यस, डॉक्टर समरीन। तो डॉक्टर साहिबा को आपने क्या कहा था कि आप इंजेक्शन बहुत अच्छा लगाती हैं या आप दवाइयां बड़ी अच्छी देती हैं, या कुछ गाना गाकर प्रपोज किया, तो क्या किया था आपने? एक्चुअली मैं एक शो में ही गया था, हमदर्द यूनिवर्सिटी गए, सही, तो बेसिकली वहाँ से वो अपना MBBS कर रही थी, तो उस वक्त वो मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही थी। सही। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, फिर उसके बाद काफ़ी मेरे पास ग्रुप लड़कियों का आया, उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ भी ली। तो कुछ ने उस ज़माने तो ज़ाहिर है ये मोबाइल वाला सिलसिला तो था नहीं, स्टिल कैमरों वाला सिलसिला था, जी हाँ बिल्कुल रीलों वाला। तो एक दो ने तस्वीरें भी ली, तो उसमें मुझे ये समझ में आई, तो फिर मैंने ऐसी उनसे बातचीत की और साथ ही साथ फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर उसके बाद मैंने फोन पे उनको एक गाना सुना दिया, और आवाम को भी सुना दे, बिल्कुल ऑडियंस भी हमारी जितनी भी देख रहे हैं व्यूअर्स हैं उनके भी दिल में इश्तियाक होगा कि आपने कौन सा गाना सुना। बिल्कुल, डेफिनेटली सिंगर है तो गाने गा के ही फिर ज़ाहिर इम्प्रेस किया होगा। वो गाना था, सबसे पहला गाना मैंने बेगम को सुनाया होगा, हाँ वो था दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात है, ऐसे गाएंगे तो सभी आ जाएंगे, सारे गजूम नहीं आएंगे, हम भी दीवाने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं, बस वो फोन पे सुनाया था तो फिर डेफिनेटली वो दीवाना। उस टाइम पे नहीं, जब क्राउड में थे तब नहीं? उस वक्त नहीं, बाद में हमने नहीं बातचीत की, मैंने उनकी एक सहेली को मैंने बोला कि मुझे इनसे बातचीत करनी है, तो बड़ा मुश्किल से खैर काफी स्टेप्स है, उसके बाद बात हुई, फिर मैंने इस तरह से प्रपोज किया। अच्छा, तो ये कॉलेज के जो प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था, उससे फाइनल डिसीजन तक कि यस मैं आपकी हूँ, कितना टाइम लगा था आपको? मेरा ख्याल से इसमें लगा होगा तकरीबन 4-5 साल लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई स्लो स्पीड से गए? या बिल्कुल, हालांकि आप अमेरिका वाले, लेकिन इतनी स्लो स्पीड इसलिए स्लो थी क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनना था, मुझे अपने आप को जो डेफिनेटली एस्टेब्लिश करना था। तो देखिए वो डॉक्टर बनी, आप दिल के मरीज बन गए उनके लिए। हाँ बिल्कुल, तो आप दिल दे बैठे ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे समरीन नाम आपने बताया, तो डॉक्टर समरीन साहिबा इतना जबरदस्त आपके माशाल्लाह हस्बैंड है और इतना अच्छा गाते, तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब कहते हैं कि जब आपकी बात देखिए, एक चीज शादी के बाद बिल्कुल रिलेशन डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाता है कि आपके घर में है, आपकी बीवी है, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा होता है कि मैंने गलत कर दिया तो हाथ से काम खराब ना हो जाए। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उनको गाकर मनाया हो, या गाकर कोई चीज आप भूल गए हो तो फिर आपने गाना गाकर उनको मनाया हो? मैंने गाकर मनाया तो नहीं होगा ऐसे, लेकिन डेफिनेटली मैंने किसी शो में ऐसा गाना जरूर गा दिया होगा कि अपना मैसेज कन्वे जरूर कर दिया होगा। सही कि आप किसी नंबर चेंज तो नहीं होगा, मुझे नंबर देगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई डेफिनेटली होगा। अच्छा, ये आप मेरे ख्याल से यानी ड्यूरिंग यानी शादी और उसके ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली भी गाना के फोन पे ही ज्यादा। अच्छा, ये रिलेटिव्स में से है आपकी या नहीं? मेरे रिलेटिव में से नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि हम मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आप
नहीं, देखिए एक चीज होती है पहले जमाने में, क्योंकि मैं इसको कहता हूं कि पहले जमाने का जो लड़का था, यानी आपके जो जमाना था, उसमें बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता था बड़ों का, उनकी इज्जत का बहुत ख्याल किया जाता था। तो उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ बाजी की शादी है या भाई की शादी, कजन की शादी, उस पर इनको भी इनवाइट कर लें? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली ये हुआ कि मुझसे तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे बड़े भाई की, तारिक सिद्दीकी नाम है उनका, उनकी शादी हुई थी। तो उसमें मैंने इनवाइट किया था। फिर मैंने उस वक्त पे मैंने सब घर वालों को दिखाया, उनको कि मिलवा भी दिया कि ये डॉक्टर बन जाएगी और ये कि अच्छी फैमिली की है। अच्छा। तो फिर अम्मी को और सब घर वालों को पसंद आ गई। फिर उसमें तो ये तो नहीं बोला था कि अम्मी डॉक्टर बन रही है, देखिए बीमार तो सब ने होना, फीस भी बचेगी घर की, डॉक्टर ऐसा बात कह सकते हैं, बिल्कुल कन्विंस कर, बंदा कन्विंस तो किसी तरह भी करता है ना माँ को। अच्छा, तो जब भाई की शादी में, तो फिर मेहंदी नाइट पे भी आपने गाना गाया ही होगा? मैंने मेहंदी बड़ी एंजॉय की है बीइंग अ सिंगर, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में जो ना मेहंदी इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सीधी सादी होती, लेकिन बहरहाल ये कि डेफिनेटली, क्योंकि कराची स्टेट से हर सिंगर दोस्त है, हर बैंड आपका दोस्त है। तो मेरी शादी में मुझे अच्छे से याद है कि मेरी शादी में 3 यानी वलीमा रिसेप्शन पे 3 कराची के बेहतरीन बैंड से माशाल्लाह जिन्होंने परफॉर्म किया। बैंड का नाम बता दे कौन कौन थे? एक बैंड तो हयात बैंड था, सही, तो काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त है उसके अंदर। एक कमर भाई और क्या कहते हैं जावेद अल्लाह देता है, छोटे भाई किश्वर, और इनका एक बैंड था, इन्होंने अलग से परफॉर्म किया था। और एक अर्ज करके एक बैंड था उस जमाने, जो आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उस वक्त जो है बहुत अच्छा बैंड जो था वो ये जो हयात बैंड बहुत ज़बरदस्त था, और वाकई क्या जबरदस्त हो। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि आप सिंगर हैं और कहते हैं ना कि बैंड परफॉर्म कर रहा होता, तो फिर आप सीट पर एक जगह बैठे थे भाभी के साथ, या आप भी उठ के चले गए, तो भाभी बाहर नीचे आ जाते मेरे पास बैठे? मैंने उसमें गाना तो नहीं गाया था, बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन जज्बात आते हैं ना, डेफिनेटली जज्बात आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जाहिर है वो हमारी जो फनकारों की लैंग्वेज होती है चेजा लेना तो वो चेजे के दौर में बार बार जो भी कंपेयर था, आसिफ यार इधर आ जाए यार थोड़ी देर, तो वो बुला लेता था, फिर उसके हल्की सी हंसी मजाक, और फिर उसके बाद फिर वापस चले गए। तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो चल रही थी इसके अंदर। भाभी ने ऐसा तो नहीं इंजेक्शन पास रखा था, बुलाया तो लगा दूंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। चले जी, मजाक की बात है, कहते हैं कि चीजें मजाक में अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपकी सिलसिला शुरू हुआ शादी के बाद, तो कभी घर में हाथ वाथ बटाया? कुकिंग भाभी अगर कर रही हूँ, मैं भून देता हूँ, दाल आके डाल देना, चिकन डाल देना, कभी ऐसा या ऐसा होता नहीं मुझे भूख लगी बना दो मैं खा लूंगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये सिंगिंग मेरा हमेशा पैशन था, यानी मेरा कभी ब्रेड एंड बटर नहीं था, कि मेरी जो जॉब थी जिससे मैंने आपको बताया वो यानी शुरू से अमेरिकन चल रही थी, तो वो डॉलर्स वाला ही सिलसिला था मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा यानी अपनी जॉब में इन्वॉल्व था, जो तो मेरे पास खाना बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं थोड़ा सा यानी डिफरेंट बंदा भी था, कि यानी ज़ाहिर जॉब और फिर मीटिंग्स और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में आना जाना, ये सारी चीज़ें, तो मैं इतना खाने पे कंसंट्रेट यानी बनाने पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं अमेरिका गया और फिर वहाँ जाके फिर मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, फिर अच्छा मज़े बात यह कि मेरी वाइफ भी जॉब करती हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर है फिर मैं ये सोचता हूँ कि इनको थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। तो अब मैं कुकिंग करना शुरू कर दिया मैं थोड़ा, और अच्छे अच्छे खाने पका लेता हूँ। मेरे बच्चे उमर और उस्मान, मेरे 2 बेटे हैं, तो उस्मान मेरा हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह से, छोटा बेटा। तो बहरहाल ये लोग कभी कभी बड़ा एडमायर करते हैं कि यार बाबा बड़ा अच्छा, आप अम्मा से अच्छा बना लेते हो यार कभी कभी खाना, तो अब बना लेते हैं। पहले नहीं, अम्मा को भी साथ रखते, कभी कभी साथ वर्ड यूज करते हैं बड़े जबरदस्त बच्चे कभी कभी डेफिनेटली। तो अच्छा, वैसे एक चीज है, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको दोनों चीजें अता करे, बेटी भी अता करे, बेटा भी अता करे, लेकिन जो बेटे हैं उनका ज्यादा झुकाव अपनी वालिदा की तरफ होता है। बीइंग बेटा मैं भी यही करता हूँ कि मैं अम्मा की साइड ज्यादा लेता हूँ, अब्बा की थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो सिस्टर है उसके सामने बात कर दें आप अब्बू की, तो वो फिर या तो वो महफिल छोड़ जाती है, वो बात करने से गुरेज करती है। बिल्कुल, तो जो बेटियां होती हैं वो बाप की ज्यादा लाडली होती है, कहती है ना बाबा की रानी भी होती हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि अमेरिका में रहते रहते जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो क्या चेंज फील करते हैं? चेंज फील, अब जिस तरह मैं वहाँ पे काफ़ी कुछ देख रहा था कि महंगाई बढ़ रही है। अभी पिछले साल मैं बेसिकली फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ पाकिस्तान का, हर साल आता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक जड़ें आपकी यहाँ पर हैं, मेरे बहन भाई यहाँ पर हैं, तो कोशिश करता हूँ उनसे मिलूँ। मैं हर साल ये देखता हूँ कि थोड़ा सा
नीचे की तरफ जा रहा है मुल्क। बहुत अच्छी क़यादत है इस वक्त। मैं तो इसको क़यादत को अच्छा ही समझता हूँ कि अपने तो अल्लाह इसको और यानी अच्छा करे, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को अच्छा करे। मेरी मेन फोकस यही है कि पाकिस्तान अच्छा हो। लेकिन महंगाई काफ़ी सुन रहा हूँ। फिर ये भी देखता हूँ कि होटल तो पूरे भरे पड़े हुए, तो महंगाई फिर कहाँ पर है, जो सच्ची बात है। लेकिन बहरहाल चेंज देखता हूँ, दुख भी होता हूँ, वहाँ बैठता हूँ तो शिकागो में जब होता हूँ तो कुड़ता भी हूँ, कुछ हालात देख के। ये सब चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाती है, स्पेशली कराची की। कराची को लोग ज़्यादा पूछते नहीं है। मेरी ज़ाहिर है सारी जितनी भी कैसी है, पूरा बचपन से जवानी सब चीज़ पूरा कराची से रिलेटेड है, जो सच्ची बात है। तो दुख होता है कभी कभी कराची का ये हाल देख के। सही। तो कभी बस में सफर किया? बिल्कुल किया। कराची का नाम आया, बस का सफर तो ज़बर अजीब है। डेफिनेटली आप ये सोचे कि यानी जाहिर है जब शुरू में एक होता बस का, एक लटक के बस का सफर होता, कभी लटक कर किया? डेफिनेटली किया, बिल्कुल क्यों नहीं किया। अब ये सोचे ना कि जब आप जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग से आपको हर चीज नहीं मिल जाती। सही बात है, सही बात ठीक है। तो आप जाहिर उस पर स्ट्रगल करते हैं, तो फिर जाहिर आप बसों से, यानी जिस तरह से मेरा काम था, मुझे डिफरेंट फैक्ट्रीज में विजिट करना होता था, तो डेफिनेटली मैं लटक के ही बसों में जाता था। और वो टाइम अगर याद करें कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है वाकई। वो कभी कभी सोचते भी, अल्लाह से बड़ा शुक्र भी करते हैं अल्लाह मियाँ के, वाकई बड़ा स्ट्रगलिंग डेज से आपने बड़ा जल्दी उनको हटा के फिर मुझे सब चीज़ें कभी ऐसा हुआ कि बस पे लटके, क्योंकि उधर दूसरे स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी, वहां से भी मुझे गुजरना है, कभी ऐसा गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आप अच्छे बच्चे थे। अच्छा बच्चा, डेफिनेटली अच्छा ही बच्चा था, बिल्कुल। यानी आई मीन मेरा कभी भी इस तरफ कभी रुझान कोई गया नहीं, जो सच्ची बात है मेरी। यानी मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी डायरेक्ट डॉक्टर पे हाथ डाला फिर तो वो अच्छी एक बेचारे जिनके रसाई नहीं, जब आपको पता मैंने एक अच्छी ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ और फिर मुझे आगे जाके अच्छा होगा, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जोड़ी बना दी थी। और क्योंकि कहते हैं कि आपको सब्र का फल अच्छा मिलता है, और माशाल्लाह भाभी की सूरत में आपको बिल्कुल डेफिनेटली। यानी आपने जो एक वर्ड यूज किया था कि लव ऑन फर्स्ट साइट, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ज़ाहिर अल्लाह में यही जोड़े बनाते हैं। सही बात है। कितना ही कोशिश कर लें कहीं पे भी शादी करने की, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह की तरफ से होता है वो डेफिनेटली, वो अच्छा भी होता है। फिर बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके बच्चे पाकिस्तान बॉर्न है या यूएस बॉर्न है? मेरे बच्चे पाकिस्तान बॉर्न है। पाकिस्तान बॉर्न। और उसके बाद क्योंकि यूएसए में रहते हुए अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि बहुत डिफरेंट कल्चर है हमारा और वहाँ का। और वैसे हमारा 13 घंटे का डिफरेंस है शायद, तकरीबन 11 घंटे का। 11 घंटे। ओके, तो मतलब आप माइनस में हैं, शिकागो वाले हम प्लस में हैं। तो उसमें कहते हैं ना कि क्योंकि टाइम के साथ भी माइनस आ रहा है, तो वहां पे हम चले जाते हैं कि कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वहां पर रहते हुए बच्चे का हाफिज कुरान होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। देखें, वो हाफिज कुरान तो यहीं पे बना था और फिर उसके बाद हम गए थे, लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसके लिए मैं और मेरी बेगम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उसका शैतान हमारे शैतान से बड़ा है। तो डेफिनेटली तो हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की, और ये कि उसका जो हिफ्स है उसको बरकरार रखने के लिए उसके ऊपर मेहनत करते हैं। उसको भी कहते हैं माशाल्लाह, वो खुद भी यानी इतना वो है, समझदार है कि वो अपने तौर पे उसको अच्छी तरह से लेकर चल रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगर आपके बारे में, तो राजदार हैं या पता चले और उसको गॉसिप्स में करने का बड़ा मजा आता है? मैं आपको मजे की बात अपने बारे में बताऊं, मुझे गॉसिप्स का इतना सा भी शौक नहीं है। अच्छा, इतना सा भी शौक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बड़ा ज़बरदस्त राजदार हूँ। और एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि लोग पता नहीं मुझ पे क्या ट्रस्ट करते हैं कि अपनी हर बात मुझसे शेयर कर लेते हैं। माशाल्लाह। तो यानी अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, यार आसिफ, एक तो ये कि तेरे से यार एक अच्छा मशवरा मिल जाता है। सही। और अगर मशवरा नहीं भी मिलता है तो इतना तो बताए बात आगे नहीं जाएगी। सब्र। और कहते हैं कि इंसान अगर राजदार होता है ना, तो वो जिंदगी की जो मुश्किल हकीकतें उनको बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस करता है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा होता है बर्दाश्त करने का, उसको कहते हैं ना कि अपने अंदर समोने का, तो ये काफी कम लोगों में होता है। अच्छा जी, आप क्योंकि हम मिली जुली बात करें, तो क्योंकि सिंगर जब आप बनने की मराहिल में होते हैं, क्योंकि आप वैसे आपने बताया कि आप बहुत शाय बच्चे थे, तो कभी लेग पुलिंग हुई कि ये जिस दिन इसने सिंगिंग कर ली ना तो हमारा नाम बदल देना, अभी इसको जॉब वॉब पे लगा दो, अच्छी बात है, वरना कुछ भी नहीं करेगा, वे नहीं हमारे कुछ हमारे यहाँ पे बातें? डेफिनेटली हुई। फैमिली में स्पेशली, मैं सिद्दीकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये मेरा हमेशा से पैशन था।
और मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैं जब अमेरिका में भी मैं जब शोज करता हूं तो मैं बगैर पेमेंट के कभी भी शोज नहीं करता। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, यानी मेरी पेमेंट ज़रूरी है वरना मैं शो नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही ज़्यादा यानी कोई ऐसा कोई करीबी किसी का, जैसे वहाँ के कौंसल जनरल जो हैं पाकिस्तान के, जो तारिक करीम साहब, वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो मुझे कि यार आसिफ यार 14 अगस्त का शो आने वाला है, तो फिर मैंने तो आपको ये तो, क्योंकि पाकिस्तान है पीछे, पीछे पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, तो वो तो डेफिनेटली फिर आपने करना ही करना है वो तो। लेकिन ये कि मैं बगैर पेमेंट की शो नहीं करता, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे जो पेमेंट है वो टोटली यहाँ पे जो है ना 100% चैरिटी होती है मेरे अपने मुल्क में। जबरदस्त। इस बारे में मजीद जाने के लिए ब्रेक का वक्त हुआ है, और चैरिटी किस तरीके से करते हैं और क्या क्या फराइज सर अंजाम देते हैं ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि प्रोग्राम में हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अबाउट चैरिटी, तो अब आसिफ भाई से पूछेंगे। आसिफ भाई, चैरिटी की अगर आपने जैसे बात की तो रमज़ान करीम में, क्योंकि सिलसिला बहुत ज़्यादा, बीइंग अ कराची पर्सन मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जज्बा है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो मैं इसकी बात करूंगा कि कराची में वाकई में आप देखें तो दस्तरखान लग जाते हैं, राशन ड्राइव्स हो रही होती हैं, सेहरी ड्राइव्स हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो आप जो चैरिटी करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर कर रहे होते हैं या सिर्फ इन मखसूस टाइम पर कर रहे होते हैं? देखिए मेरी चैरिटी थ्रू आउट द ईयर होती है, क्योंकि मेरे पास जाहिर है तकरीबन 5 या 4 शोज डेफिनेटली महीने के होते हैं, तो उसमें मेरे पास काफ़ी अच्छी एक अमाउंट जमा हो जाती है। तो मेरा भतीजा यहाँ पे पाकिस्तान में, अब्दुल्ला नाम है उसका, तो वो मेरे सारे इन चीज़ों को टेक केयर करता है। जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें बेसिकली एक ऑर्फन हाउस है यहीं मकामी, वो, और उसके अलावा एक मदरसा है जिससे मेरे बेटे ने हिफ्स किया था। सही। तो जाहिर है उस मदरसे का मेरे पर काफ़ी एहसान है कि उन्होंने मुझे, मेरे बेटे को इस काबिल किया कि वो, हाँ बिल्कुल। तो मैं वो सब चैरिटी भी करता हूँ, और साथ में जाहिर है वो एक ज़कात का सिलसिला भी है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है मैं चैरिटी करता हूँ अपने हिसाब से। बस ये चीज होती है कि आप जितना भी माल कमाते हैं उसको पाक कर कर अपनी जात पर लगाते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला आपको उसका अजर अज़ीम देता है। और कहते हैं कि सदका एक ऐसी अल्लाह ताला ने फॉर्मूला दिया है मुसलमानों के लिए, एक तोहफा है कि आप इरादा कर कर हाथ में पैसे रखते हैं और वहां कबूल हो जाता है। अभी आपने पे भी नहीं किया तो अल्लाह ताला इतना एहसान करता है हम पर, और अल्लाह ताला ये एहसान सब पर जारी और साइड रखे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि क्योंकि माशाल्लाह अच्छा अर्न करते हैं, और अब एक तो शाह खर्च हैं, सोच के खर्च करते हैं या पहले शाह खर्च से आप सोचते हैं? मैं हमेशा से शाह खर्च तो था, लेकिन मैं कभी भी कहना चाहिए कि इसराफ नहीं करता, मैं कभी फजूल खर्च नहीं हूँ, यानी किसी अच्छी यहाँ पे लग जाए। इवन मैं जो है अपने घर में लाइट्स भी बंद करता रहता हूँ। मेरे बच्चे मुझे बड़ा बोलते हैं यार बाबा क्या हो गया यार आप यार, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार इसको भी बचाओ, और मैं ये नहीं कहता कि इसको बचा के मैं नहीं इससे कुछ कमा लूंगा या इससे मैं कुछ हासिल कर लूंगा, बेटा इसको चैरिटी कर देना, लेकिन ये बचाओ, ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है बीइंग, हाँ थैंक्स वेरी मच, यानी इसको जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज हो अपनी जिंदगी में, कि कोई चीज लाइट खुली भी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज भी गलत तरह से यूज ना हो रही हो, यानी ऐसा ना हो कि यानी कहीं पे भी इसराफ का कोई सिलसिला आ जाए। आसिफ भाई सब बातों की एक बात, लव यू फॉर दैट जो आपने बात की ना कि इसको बचाओ चैरिटी करो, मतलब आप इंसानियत की कदर कर रहे हैं 100%, तो अल्लाह ताला फिर आपको कहीं छोड़ ही नहीं सकता। टच वुड, मैं यानी इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि इंसानियत पहले है वाकई, नहीं अल्लाह के आप फ़राइज़ जो भी हैं वो उसको अपने तौर पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरा अपना एक बिलीव है कि जिस तरह से हमने बचपन में अबू बिन आदम पढ़ी थी कि हकूक़ुल इबाद पे उनका नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट था, जबकि हकूक़ुल अल्लाह में उनका नाम नहीं था। तो मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ कि हकूक़ुल इबाद पे भी बहुत से लोग जन्नत में जाएंगे। तो हकूक़ुल इबाद जो हकूक़ अल्लाह फिर भी माफ़ है, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला से आपने अस्तगफिरुल्लाह कोई गुनाह हो गया आपसे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन अगर बंदे को आपने दिल दुखा दिया और उसको माफ़ नहीं किया, मतलब वो आपको माफ़ नहीं करता तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अल्लाह ताला ने कोशिश यही की जाए कि आप किसी को भी दुखी ना करें, उसकी नहीं कहना चाहिए बद्दुआ ना लें। सही सही सही। और इंशाल्लाह रमजान करीम में आसिफ भाई को हम तंग करेंगे। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई एक चीज और है कि मुझे ये बताएं कि क्योंकि
हम आज जो बात कर रहे हैं वो मिले जुले रुझान पर बात करें, क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान का नेचर डिफरेंट है। मुझे ये बताइएगा कि आप अपने घर, ऑनेस्ट बात नोट पे बात होगी, ठीक है, आप ये बताइएगा कि आपके 2 बेटे हैं, उनमें और आप में टिट फॉर टैट का कितना अंतर पाया जाता है? कि क्योंकि आप बाहर मुल्क से रहते हैं तो आप पाकिस्तानी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो चढ़ जाते हैं आप पे, तो टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं, या कोई भी बात कर रहा होता है तो आप चुप हो जाते हैं कि अल्लाह ताला इसको हिदायत देगा? देखें, मैं एक बात बताऊं, जवानी में जो ना बड़ा टिट फॉर टैट पे बिलीव था कि यार इसने ऐसा कैसे, यानी कैसे बोल दिया इसने ऐसा, या मैं उसका जो है ना यानी बहुत ज़्यादा यानी एकदम ही ब्लंटली जवाब दे देता था, या ये कि अपने तौर पे कोशिश करता था कि बस मैं वो जो टिट फॉर टैट आपने कहा। लेकिन जब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती रही तो मैंने अपने अंदर एक चीज़ सोची कि यार मैं लोगों को जो बोलता हूँ कि यार गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती, जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ किसी को तो वाकई मुझे बर्दाश्त तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे मेरा फिर मेरा कैरेक्टर कहाँ है? फिर अगर मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती तो सही चीज तो हर कोई बर्दाश्त कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो गलत चीज बर्दाश्त ही तो करनी है। सही बात, बिल्कुल। तो मैं कोशिश यही करता अब जाके, यानी पहले जाहिर जवानी में थोड़ा सा एक जोश होता है अपने अंदर, आप बुढ़े हो गए, आप कौन सा वो वाली चीज है, माशाल्लाह मैच्योरिटी तो है डेफिनेटली। देखिए अब हम आपको कहते हैं कि आपकी जो लड़कती जवानी है, आप टुवर्ड्स टू सीनियर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बुढ़े नहीं भाई, ऐसी बात नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अभी भी जाहिर है, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा सारी जिंदगी यहाँ पे यानी फैशन शोज किए हैं, मॉडलिंग की है, पेपर मॉडलिंग की है, तो अपनी स्पेक अच्छी रखने की कोशिश की है हमेशा। तो बिल्कुल इस बारे में एक और बात मुझे बताएं कि जिम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करता हूँ। सही, अभी भी कर रहे हैं? अभी भी करता हूँ। जिम फ्री का या नहीं फिटनेस के लिए करते हैं? मैं फिटनेस के लिए करता हूँ, और अब तो ये कि ज़ाहिर मेरे पास वहाँ पे यूएसए में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे जॉब के टाइमिंग इस टाइप के होते हैं। तो मेरा अपना जो स्टूडियो है जहाँ से मैं कभी कभी वर्चुअल शोज भी करता हूँ, उसी स्टूडियो में मैंने काफ़ी सारा वर्कआउट का सामान रखा हुआ है। तो फिर मैं अपने घर में ट्रेडमिल किया, थोड़े से इलेप्टिकल चलाई, और फिर उसके बाद थोड़ा हल्की बुल्की ट्रेनिंग कर ली, तो ये मैं करता हूँ। पीछे रह गया जाता है सब कुछ तो आपके पास है जिसके लिए आप पैसा खर्च करके जाते हैं कि जिम्स में जाना था। अच्छा ये बताएं कि सब कुछ खाते हैं, या क्योंकि ये मेरी बॉडी को सूट नहीं करेगा, ये फैट की तरफ ले जाएगा, तो खाते सब कुछ है, लिमिटेड अमाउंट में, या कुछ चीजें ऐसी कि अवॉइड कर दे कि नहीं यार ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं? देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली हैं, वो मैंने अपनी जिंदगी से काफी पहले निकाल दी थी। जबरदस्त। और उनमें से एक ठंडा पानी भी है, जो मैं जिम में बिल्कुल भी नहीं पीता, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीता मैं तो। लेकिन बहरहाल मैं हर चीज खाने पे बिलीव करता हूँ, लेकिन साथ से कहते हैं इसको बंद कर लो, बस खाओ और बंद करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डाइटिंग करता हूँ या ऐसा कोई चीज़ है, मैं खाता हूँ, हर चीज़ खाता हूँ, अच्छा भी खाता हूँ, और साथ साथ उसको बंद करता हूँ। स्पाइसी खाते हैं या बगैर स्पाइस के? डिपेंड करता है क्या चीज़ है, लेकिन बहरहाल अब जैसे बिरयानी है तो वो मुझे स्पाइसी ही पसंद है बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे इसमें जो शादीशुदा हज़रात हैं वो कहते हैं कि अगर बेगम ने बनाई तो सब अच्छा है हम चॉइस दे सकते हैं। मुझे याद है कि शुरू में जब बेगम ने एक चीज़, यानी मैं अपना शुरू का थोड़ी एरोगेंस बता रहा हूँ, कि बेगम ने जब शुरू में कोई खाना बनाया तो उसने मुझे कहा कैसा है, तो मैं कहा देखो उठा के फेंका नहीं, तुम्हें कुछ बोला नहीं, इसका मतलब सही था, चुपचाप खा लिया इसका मतलब सही था। अब तो मुझे क्या तो इसका मतलब क्या है, यानी क्या सुनना चाहती हो? तो बहरहाल भी मैंने उसको कहा अच्छा था, इट वाज गुड। अच्छा, वैसे एक बात आसिफ भाई, क्योंकि हम टुवर्ड्स टू एंड है कि ये जो छोटे मोटे सी बातें होती है ना कि आपने प्यार से बोल दिया, तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत करती हैं, और ये होना भी चाहिए, आपको अपनी बीवी को सराहना चाहिए। बिल्कुल 100%। और इसी के साथ आसिफ भाई वाकई में पता नहीं चला, वाकई में मैंने आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चंस किए, मैंने जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम रेगुलर करते हैं मैंने किए ही नहीं आपसे, माशाल्लाह, क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो गए हम बातों में कि किस तरीके से डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, इतनी अच्छी आवाज के आप मालिक हैं। हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए एक अच्छा सा मैसेज दे रहे हैं। देखें, मैं यंग जनरेशन को ये कहूँगा कि गिव द स्माइल टू एनीवन पासिंग, मे बी इट विल मेक हिज मॉर्निंग ग्लैड एंड ही विल ग्रीट यू इन द इवनिंग व्हेन योर ओन हार्ट कुड बी सैड। तो कोशिश करें, मुस्कुराएं, मुस्कुराहटें दें, मुस्कुराहटें बांटें, मोहब्बत करें, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप कोई म्यूजिक लवर हैं तो डेफिनेटली म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों से ही मोहब्बत करें।
यही चीज जबरदस्त है। और कहते हैं कि म्यूजिक आपका मूड अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, और म्यूजिक डिपेंड करता है आपके मूड पर कि आप सैड है तो सैड गाने सुनेंगे, हैप्पी मैंने कभी नहीं सुना कि आप दुख भरे गाने सुन रहे हैं आपका बड़ा मूड अच्छा है। ऐसा आपकी इंक्रीमेंट लगी है और जॉब सैलरी में और आप दुख के गाने सुने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो म्यूजिक जो है वो बहुत बड़ी आपका साथी है, और सैड टाइम का या हैप्पी टाइम का। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका जितना भी और स्टे है पाकिस्तान में, कितने दिन है वैसे? मैं हूँ तकरीबन अभी 10-12 दिन 10-12 दिन है, उसके बाद आप खैर से अपने घर वापस जाएं, और फिर इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको इसी तरीके से हम तकलीफ देंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले यूसुफ भाई का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, आपके चैनल में, इस चैनल में मदऊ किया। और ज़ीशान थैंक्स वेरी मच, आपके साथ मेरे ख्याल से 1 घंटा गुजार दिया मैंने और पता भी नहीं चला। वाकई बड़े ज़बरदस्त आपके सवालात थे, मज़ा आया मुझे, अपने आप को मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया काफ़ी ज़माने बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मुझे इज्जत बख्शी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हालांकि 10 साल वहां गुजारने के बाद उर्दू में सारी बातें की। थैंक्स टू यू कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सब आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लव यू फॉर दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। भाई जनाब, इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुशियां बिखेरिए और खुशियां बांटिए जरूर, लेकिन इस चीज के साथ कि कभी भी किसी की दिल आजारी मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी का दिल टूटता है तो फिर वो तब तक नहीं जुड़ता जब तक आपको वो माफ कर दे या सच्चे दिल से आपकी, कहते हैं ना कि उस गलती को भुला दे। क्योंकि कहते हैं कि आपके नसीब में बुराई तब तक लिखी जाती है जब जब वो बात को याद करता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि दिल आजारी करें ना कि आपके नामाए माल में आपके लिए बुराई लिखी जाए। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।